अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो चार्ट उसके अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो चार्ट उसके ऊपर बात करनी है। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है फ़्लो चार्ट पे, उसके बाद हमने डील करना है फ़्लो चार्ट सिंबल्स को। फिर हमने बात करनी है गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग अ फ़्लो चार्ट, कि वो कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम कोई ना कोई फ़्लो चार्ट बनाते हैं। उसके बाद एडवांटेजेस यानी कि फ़्लो चार्ट के फ़ायदे क्या क्या हैं, लिमिटेशंस। नेक्स्ट हमारे पास होगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आके हम लिमिटेड हो जाते हैं फ़्लो चार्ट को बनाने के हवाले से। और सबसे लास्ट में हम डिफरेंट एग्जांपल्स को देखेंगे और उनके ऊपर बात करेंगे। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने पहले कंटेंट यानी कि फ़्लो चार्ट पे। फ़्लो चार्ट, अ फ़्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। कि जो फ़्लो चार्ट होता है वो किसी भी एल्गोरिदम की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मुराद का मुख्तलिफ शेप्स को इस्तेमाल करते हुए हम ये बयान करते हैं कि किसी भी एक प्रोग्राम के अंदर, एक सॉफ्टवेयर के अंदर, एक डिज़ाइन के अंदर क्या हो रहा है और किस तरह से इसको परफॉर्म किया जा रहा है। इट इज़ अ वे ऑफ विजुअल प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डाटा। ये एक विजुअली तरीका है कि प्रोग्राम के अंदर जो फ्लो ऑफ डाटा है वो किस तरह से हो रहा है। द ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन द डाटा, और वो कौन जो ऑपरेशंस डाटा के ऊपर परफॉर्म हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं। और एंड द सीक्वेंस ऑफ दीज ऑपरेशंस, और ये किस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए तमाम के तमाम जो ऑपरेशंस हैं वो करवाए जा रहे हैं। अ प्रोग्रामर प्रेफर टू डिज़ाइन द फ्लो चार्ट बिफोर राइटिंग द प्रोग्राम। कि एक जो प्रोग्रामर होता है वो प्रोग्राम को लिखने से पहले यानी कोडिंग करने से पहले जो मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको लिखने से पहले वो फ्लो चार्ट को बनाना प्रेफर करेगा। बेसिकली अगर हम देखें तो जिस तरह एक जो बिल्डिंग तैयार करने से पहले उसका नक्शा तैयार किया जाता है ताकि पता चल सके कि क्या नक्शा है, किस मुताबिक हम किस तरह से उस बिल्डिंग को बना रहे हैं और अपने ज़रूरियात को किस तरह से उस बिल्डिंग से पूरा करेंगे, या जिन भी लोगों को हम वो प्रोवाइड करें जिस मकसद के लिए भी हम बना रहे हैं वो तमाम की तमाम हमें उस नक्शे के अंदर प्रोवाइड की जाती है। सेम वही काम यहाँ फ़्लो चार्ट करता है कि फ़्लो चार्ट बेसिकली एक प्रोग्राम का, किसी भी सॉफ्टवेयर का या किसी भी सिस्टम का जिसको हम डिज़ाइन करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, ये उसका नक्शा होता है जो हमें बताता है कि ये चीज़ यहाँ पे है और इसका काम ये है और ये इस तरह से अपना काम को परफॉर्म करेगी। जो लफ्ज़ फ़्लो चार्ट होता है वो दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, फ़्लो और चार्ट। जो चार्ट होता है वो मुख्तलिफ सिम्बल्स पर मुश्तमिल होता है जो कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन होती है उसको डिस्प्ले करवाता है, जबकि जो फ़्लो होता है वो हमें बताता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग क्या है, कि किस डायरेक्शन के अंदर डाटा प्रोसेस हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे हो रहा है, राइट साइड पे हो रहा है, कब किस पॉइंट पे कहाँ पे जो डायरेक्शन चेंज हो रही है और उसका क्या मैकेनिज़्म है। ये तमाम की तमाम जो चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर डिस्कस की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्रा अ फ्लो चार्ट दैट रिप्रेजेंट्स द स्टेप्स ऑफ एडिंग टू नंबर्स। कि एक
फ़्लो चार्ट बनाया है जिसके अंदर हमारे पास 2 नंबर्स को ऐड किया जा रहा है। तो सबसे पहले आएगा स्टार्ट सिंबल और फिर हमारे पास आएगा इनपुट ए बी, उसके बाद हमारे पास होगा जी प्रोसेसिंग का सिंबल यानी कि सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, फिर से हमारे पास आउटपुट सिंबल जिसके होगा प्रिंट सम और सबसे लास्ट में हमारे पास होगा एंड सिंबल। अगर आप इस जो डायग्राम है इस फ्लो चार्ट पे गौर करें तो हमारे पास स्टार्ट सिंबल और जो एंड सिंबल है उनकी जो शेप है वो सेम है। इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट सिंबल और जो आउटपुट सिंबल यानी कि इनपुट ए बी और प्रिंट सम वाला जो सिंबल है ये दोनों भी सेम ही है, यानी कि इन 2 जो पॉइंट्स हैं यानी कि स्टार्ट और एंड सिंबल और दूसरा जो हमारे पास है जी इनपुट और आउटपुट सिंबल। तो इससे हमें ये इनको देखने से इनकी जो शेप्स देखने से हमें ये पता चलता है कि इन दोनों कामों के लिए एक ही सिंबल को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लो चार्ट सिंबल है कि फ्लो चार्ट के कौन कौन से सिंबल्स हैं। डिफरेंट स्टैंडर्ड सिंबल्स आर यूज टू ड्रा फ्लो चार्ट के मुख्तलिफ जो स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है फ्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए। द कॉमनली यूज स्टैंडर्ड सिंबल्स फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट आर एज फॉलो कि जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले स्टैंडर्ड सिंबल हैं वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 स्टार्ट और टर्मिनल सिंबल। ओवल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द स्टार्ट और एंड ऑफ द फ्लो चार्ट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड टर्मिनल कि जो ओवल सिंबल होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है स्टार्ट और एंड सिंबल को ज़ाहिर करने के लिए किसी भी फ्लो चार्ट के लिए और इसको हम टर्मिनल का नाम भी देते हैं। एग्जाम्पल द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिस्प्ले फ्लो चार्ट एंड स्टेप इन दी फ्लो चार्ट कि जो फॉलोइंग एग्जाम्पल है उसके अंदर किसी भी फ्लो चार्ट के अंदर जो स्टार्ट सिंबल होता है और जो स्टेप हमारे पास एंड स्टेप होता है उसको दिखाया गया है कि जिस तरह के डायग्राम के अंदर है स्टार्ट और एंड, और अगर आपको याद हो पीछे वाला फ्लो चार्ट तो उसके अंदर भी सेम इसी पैटर्न के अंदर लिखा गया था। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट आउटपुट के इनपुट और आउटपुट हमारे पास जो सिंबल होते हैं पैरेललोग्राम इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इनपुट और आउटपुट स्टेप इन दी फ्लो चार्ट कि पैरेललोग्राम जो शेप होती है उसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी फ्लो चार्ट के अंदर इनपुट और जो आउटपुट होती है स्टेप होता है उसको ज़ाहिर किया जाता है। एग्जाम्पल द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिस्प्लेस द इनपुट एंड आउटपुट स्टेप्स इन द फ्लो चार्ट कि दर्ज झेल एग्जाम्पल के अंदर इनपुट और आउटपुट स्टेप को दिखाया गया है किसी भी फ्लो चार्ट के। तो इनपुट मार्क्स डिस्प्ले मार्क्स, तो ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम को ही इस्तेमाल किया गया है। नंबर 3 है हमारे पास प्रोसेस। रेक्टेंगल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशनल ऑपरेशन इन दी फ्लो चार्ट कि जो रेक्टेंगल सिंबल शेप होती है उसको इस्तेमाल करते हुए किसी भी फ्लो चार्ट के अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही होती है जो कंप्यूटेशनल ऑपरेशन होता है उसको ज़ाहिर किया जाता है। अब रेक्टेंगल जो शेप होती है वो ऐसी शेप होती है जिसकी जो 2 सामने वाली साइड्स होती हैं, जो एक साइड्स एक दूसरे के सामने होती हैं, वो हमारे पास लेंथ में और विड्थ में हमारे पास एक जैसी ही होती हैं। एग्जाम्पल द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिस्प्ले द प्रोसेसिंग स्टेप इन दी फ्लो चार्ट कि जो दर्ज झेल एग्जाम्पल है वो किसी भी फ्लो चार्ट के अंदर जो कंप्यूटेशन का अमल है जो प्रोसेसिंग का अमल है उसको ज़ाहिर कर रही है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी गई उसके अंदर हमारे पास कंप्यूट सम यानी कि सम को मालूम किया जाए जबकि सम हमारे पास किसके बराबर है a प्लस बी के। तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर प्रोसेसिंग का अमल किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो लाइन्स कि वो लाइंस जो हमारे प्रोग्राम के अंदर जो फ्लो चार्ट के अंदर फ्लो जो डायरेक्शन होती है उसको ज़ाहिर करते हैं। एरोज़ आर यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन दी फ्लो चार्ट कि जो एरोज़ तीर होते हैं वो ज़ाहिर करते हैं किसी भी फ्लो चार्ट के अंदर जो डायरेक्शन होती है डाटा की या फ्लो की उसको ज़ाहिर करने के लिए। दे आर 4 फ्लो लाइंस टू रिप्रेजेंट 4 डायरेक्शन कि हमारे पास 4 फ्लो लाइंस होती हैं जो कि हमारे पास इसको चारों डायरेक्शन को ज़ाहिर करती हैं, यानी कि अपवर्ड फ्लो को, डाउनवर्ड फ्लो को, राइटवर्ड फ्लो को या फिर लेफ़्टवर्ड फ्लो को, इन चारों डायरेक्शंस को चारों हमारे पास एरोज़ के साथ ज़ाहिर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसीजन। डायमंड इज़ यूज टू रिप्रेजेंट डिसीजन स्टेप इन दी फ्लो चार्ट कि जो डायमंड सिंबल होता है, डायमंड शेप होती है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम डिसीजन स्टेप को ज़ाहिर करते हैं। अ कंडीशन इज़ गिवन इन दी डायमंड कि एक शर्त दी जाती है डायमंड के अंदर। द फ्लो ऑफ कंट्रोल
फ्रॉम डायमंड मे गो इन 2 पॉसिबल डायरेक्शन, कि जो यहाँ से डायमंड के अंदर जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है वो 2 मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर चला जाता है। इट गोज़ टू 1 डायरेक्शन इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू और येस, एंड टू सेकेंड डायरेक्शन इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स और नो, कि यहाँ से जो हमारे पास जो फ्लो होता है वो एक तरफ चले, एक डायरेक्शन में चले, एक सिमत में चले जाता है अगर जो कंडीशन वो ट्रू हो जाए या फिर उसका जवाब यस में आए, और अगर उसका जवाब गलत हो या नो में आए तो वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिस्प्लेस द डिसीजन स्टेप्स इन द फ्लो चार्ट, कि दर्ज झेल स्टेप के अंदर जो हमारे पास डिसीजन स्टेप के अंदर दिखाया गया कि फ़्लो चार्ट किसी भी डिसीजन को कैसे ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दी गई है, n इज़ ग्रेटर देन 5, कि जो n के अंदर वैल्यू है वो 5 से बड़ी है। तो अगर तो बड़ी होगी तो वो आंसर आ जाएगा ट्रू, तो वो हमारे पास राइट साइड पे जो फ्लो होगा वो मूव कर जाएगा। लेकिन अगर n की वैल्यू छोटी होगी 5 से या 5 के बराबर होगी तो वो हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और वो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड होगा वहाँ पे जो आगे फर्दर बताया गया होगा वो उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए अपना काम करना शुरू कर देगा। अब इस स्टेप को डिसीजन स्टेप इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पे हम कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं, कोई ना कोई फ़ैसला करते हैं किसी भी ऑपरेशन के हवाले से, किसी भी काम को लेते हुए या किसी भी टास्क को लेते हुए। हमारे पास सिंबल नंबर 6 है कनेक्टर। सर्कल सिंबल इज़ यूज टू कंबाइन डिफरेंट फ्लो लाइंस, कि जो सर्कल सिंबल होता है उसको इस्तेमाल करते हुए जो मुख्तलिफ फ़्लो लाइंस होती है हम उनको आपस में जोड़ते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन 2 और मोर फ्लो सिंबल्स कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, इसको तब इस्तेमाल किया जाता है जब 2 या 2 से ज़्यादा फ़्लो सिंबल्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ डायरेक्शन से आते हैं एंड मूव इन 1 डायरेक्शन, और उनको एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव कर दिया जाता है। Number 7 off page on page connector. This connector is used when the flow chart is bigger than 1 page. इस कनेक्टर को तब इस्तेमाल किया जाता है जब जो हमारे पास फ्लो चार्ट होता है वो एक पेज से ज़्यादा बड़ा होता है। This symbol at the end of the page indicates that remaining part of the flow chart is on the next page, कि ये जो सिंबल होता है ये किसी भी पेज के एंड पे होता है जो हमें ये बताता है कि जो रिमेनिंग पार्ट है वो अगले पेज पर है। प्री डिफाइंड प्रोसेस यानी कि फंक्शंस या सब रूटीन्स। प्री डिफाइंड प्रोसेस इज़ यूज टू इंडिकेट अ फंक्शन और सब रूटीन्स, कि जो प्री डिफाइंड प्रोसेस होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फंक्शन को या सब रूटीन को ज़ाहिर करने के लिए। नंबर 9 रिमार्क्स। द इनोशन सिंबल इज़ यूज टू इंडिकेट द रिमार्क्स इन द फ्लो चार्ट, कि जो इनोशन सिंबल होता है वो हमारे पास जो फ्लो चार्ट का जो रिमार्क्स होते हैं उनको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास गाइडलाइंस ऑफ फ़्लो चार्ट, कि जो मुख्तलिफ जो गाइडलाइंस होती हैं फ़्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए वो कौन सी होती हैं उनके ऊपर हमने बात करनी है। डिफरेंट गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग अ फ़्लो चार्ट आर एज़ फॉलो, के मुख्तलिफ जो गाइडलाइंस होती हैं फ़्लो चार्ट को डिज़ाइन करने के लिए, ड्रा करने के लिए वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स शुड बी लिस्टेड इन लॉजिकल ऑर्डर वाइल ड्राइंग अ फ्लो चार्ट, कि तमाम जो ज़रूरियात हैं जो हमें चाहिए उनको एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर हमने सबसे पहले लिखना है ताकि हम फ्लो चार्ट को ड्राई कर सकें। फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड ईजी टू फॉलो, कि फ़्लो चार्ट साफ हमारे पास क्लियर होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए और ईजी होना चाहिए उसको फॉलो करने के लिए। नंबर 3 द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट, कि आमतौर पर जो फ्लो चार्ट की डायरेक्शन होती है वो ऊपर से नीचे की जानब होती है या फिर बाएं से दाएं जानब होती है। नंबर 4 ओनली 1 लाइन शुड कम आउट फ्रॉम प्रोसेस सिंबल, सिर्फ एक ही लाइन बाहर आनी चाहिए, एक ही एरो बाहर आना चाहिए प्रोसेस सिंबल के अंदर, या मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर आगे फर्दर ना आ जाए। नंबर 5 ओनली 1 फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल, और सिर्फ डिसीजन सिंबल के अंदर भी एक ही लाइन जानी चाहिए, बट 2 फ्लो लाइन्स 1 फ्रॉम ईच पॉसिबल आंसर मस्ट कम आउट
फ्रॉम डिसीजन सिंबल। लेकिन जो दो फ्लो लाइंस होती हैं वो बाहर आनी चाहिए हर हमारे पास जो डिसीजन सिंबल होता है उसके पॉसिबल आंसर्स के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे दो ही आंसर्स होंगे, येस और नो। तो येस के लिए अलहदा लाइन होती है और नो के लिए अलहदा हमारे पास लाइन होती है। जिस तरह कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो कि जो हमारे पास इनपुट आ रहा है डिसीजन के अंदर या जो फ्लो आ रहा है इनपुट डायमंड की तरफ वो एक है, लेकिन जो आउटपुट है यानी कि जो हमारे पास जो रिज़ल्ट निकलेगा वो दो होंगे, या तो वो हमारे पास सॉरी उनकी ऑप्शंस जो लाइंस हैं वो दो होंगे लेकिन आंसर हमारे पास एक ही आएगा। नंबर 6 है ओनली वन फ्लो लाइंस इज़ यूज्ड टू द टर्मिनल सिंबल। जो टर्मिनल सिंबल होता है यानी कि जो एंडिंग सिंबल होता है उसकी तरफ भी हमारे पास एक ही फ्लो लाइंस जाती है। नंबर 7 द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट मस्ट बी लॉजिकल, कि जो स्टार्ट पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है किसी भी फ्लो चार्ट का वो लॉजिकल होना चाहिए। नंबर 8 द कॉमेंट्स शुड बी रिटन इन रिमार्क सिंबल्स, के जो कॉमेंट्स होते हैं वो हम रिमार्क सिंबल के अंदर लिख सकते हैं और ये हमारे पास ऑप्शनल है, हम चाहे तो रिमार्क्स लिख सकते हैं और चाहे तो रिमार्क्स नहीं भी लिख सकते। नंबर 9 द कनेक्टर शुड बी यूज्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो लाइंस इन इफ़ द फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स, कि कनेक्टर को तब इस्तेमाल किया जा सकता है या वैसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ लाइंस बहुत ज़्यादा हैं उनको कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और कॉम्प्लेक्स अगर बहुत ज़्यादा जो फ्लो चार्ट है अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो तो उसको भी इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए भी हम कनेक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 10 है इट इज़ यूज़फुल टू इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ आ फ्लो चार्ट बाय टेस्टिंग इट विद सैम्पल डाटा, कि ये हमारे पास करामत होता है और हमें इस बात की यकीन दहानी करा देता है कि जो फ़्लो चार्ट है वो ठीक है जब हम मुख्तलिफ़ डाटा को इसके अंदर इनपुट करते हैं और उसको टेस्ट किया जाता है और मुख्तलिफ़ जो आउटपुट होती है वो जनरेट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट के फ्लो चार्ट के फ़ायदे क्या क्या है। द एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट आर एज फॉलो, के एडवांटेजेस हैं वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 द लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिदम कैन बी डिस्क्राइब्ड मोर इफेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, कि जो किसी भी एल्गोरिदम का लॉजिक है वो और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उसको हम बयान कर सकते हैं फ़्लो चार्ट की मदद से। नंबर 2 अ फ़्लो चार्ट इज़ अ पार्ट ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट दैट मेक्स प्रोग्राम मेंटेनेंस ईज़ियर, जो फ़्लो चार्ट होता है वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का एक अहम हिस्सा होता है जो कि प्रोग्राम मेंटेनेंस में हमें और ज़्यादा आसानी पैदा करता है। नंबर 3 द फ्लो चार्ट एक्ट्स लाइक अ गाइड फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट, कि जो फ्लो चार्ट होता है वो एक गाइड के तौर पर काम करता है प्रोग्राम को बनाने के लिए। फ्लो चार्ट हेल्प्स इन डीबगिंग प्रोसेस। पॉइंट नंबर 4 है कि जो फ्लो चार्ट होता है वो डीबगिंग के प्रोसेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है या मदद देता है। डीबगिंग प्रोसेस से मुराद ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो हमारे पास प्रोग्राम के अंदर जो मुख्तलिफ हमारे पास आप कह लो एरर्स होते हैं या कमियां होती हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है और उनको ख़त्म किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट, के फ्लो चार्ट की लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं। द लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट आर एज फॉलोज, के जो लिमिटेशंस हैं जो हदूद है फ्लो चार्ट की वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा फ्लो चार्ट फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए फ़्लो चार्ट को बनाना मुश्किल होता है। नंबर 2 द फ्लो चार्ट हैज़ टू बी रीडिज़ाइंड इफ़ एनी चेंज इज़ अकर्ड, कि अगर प्रोग्राम के अंदर इस सिस्टम के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी चेंज आता है तो उसके हवाले से हमें जो फ्लो चार्ट होगा उसको दोबारा से डिज़ाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हमने एग्जांपल्स जो डिफरेंट है उसके ऊपर बात करनी है। सबसे पहली एग्जांपल है ड्रा फ्लो चार्ट दैट इनपुट्स द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल एंड डिस्प्लेज इट्स एरिया, कि एक फ़्लो चार्ट बनाएं जो कि किसी भी ट्रायंगल के बेस को और हाइट को इनपुट ले और उसके एरिया को हमें शो करवाए। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट सिंबल यानी कि ओवल शेप को इस्तेमाल करना है, उसके बाद पैरेललोग्राम सिंबल जो कि इनपुट करवाए बेस को, फिर जो इनपुट करवाए हाइट को, और उसके बाद हमने क्योंकि एरिया हमने फाइंड आउट करना है तो एरिया को फाइंड आउट यानी कि यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है तो प्रोसेसिंग के लिए हमने या प्रोसेस के लिए हमने कहा था हम जो रेक्टेंगुलर शेप होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय बेस ऑफ द ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ट्रायंगल।
और उसके बाद हमारे पास पैरेललोग्राम जो कि आउटपुट को शो कर रहा है, और आउटपुट हमें क्या दी गई है कि प्रिंट एरिया, और फिर हमने ओवल शेप यानी कि जो एंड है उसको लिखना है, एंड सिंबल को स्टेप को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। अगर आप इस पूरे फ्लो चार्ट में देखें तो जो हमारे पास फ्लो ऑफ डाटा है या जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो हमारे पास क्या हो रहा है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, कि नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ड्रा अ फ्लो चार्ट दैट रिप्रेजेंट्स द स्टेप्स टू इनपुट मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, कि एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करे जो कि स्टूडेंट के मार्क्स को इनपुट करे। इफ़ द मार्क्स आर 40 और मोर इट डिस्प्ले पास, कि अगर जो मार्क्स होते हैं वो 40 से ज़्यादा होते हैं तो वो 40 या 40 से ज़्यादा होते हैं तो वो ज़ाहिर करे हमारे पास क्या है कि वो बच्चा जो है स्टूडेंट पास है, अदरवाइज़ इट डिस्प्लेस फेल, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो डिस्प्ले करवा दे फेल को। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट सिंबल को यूज़ किया, उसके बाद इनपुट मार्क्स के जो यूज़र होगा वो मार्क्स को इनपुट करेगा, उसके बाद डायमंड सिंबल यानी कि कंडीशन दे दी गई है मार्क्स इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन 40, कि अगर जो मार्क्स होते हैं वो 40 के बराबर होते हैं, 40 से ज़्यादा होते हैं, तो अगर तो कंडीशन येस होती है तो प्रिंट करवा दो पास, और अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स होती है तो हम प्रिंट करवा देंगे फेल को। अब ये हमारे पास मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर यहाँ से डाटा जो आगे हमारा मूव कर रहा है, लेकिन इन दोनों जो एरोस को है वो एक ही पॉइंट पे ला के इकट्ठा किया जा रहा है और उनको जोड़ा जा रहा है, और उसको हम कहते हैं कनेक्टर, जो सर्कल सिंबल हमें यहाँ पे ज़ाहिर किया जा रहा है, और सर्कल सिंबल से आगे हमें एंड की तरफ मूव किया जाता है। अगर यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट करवाते हैं 10 मार्क्स, तो जो हमारी कंडीशन होगी वो फॉल्स होगी या आंसर नो में आएगा तो प्रिंट हो जाएगा फेल। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो इनपुट हम करते हैं वो 59 है, तो क्योंकि हमारे पास जो मार्क्स हैं वो 40 से ज़्यादा है तो हमारे पास प्रिंट क्या हो जाएगा, पास। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, कि एक फ़्लो चार्ट बनाया जो पहले 50 नंबर नेचुरल नंबर्स का हमें सम दे। तो हमारे पास पहला पॉइंट है, जो पहला स्टेप है वो स्टार्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप यहाँ पे हम इनपुट करवा रहे हैं एक वेरिएबल को, यानी कि एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया जा रहा है जिसका नाम है हमारे पास सम, और उसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 है। नेक्स्ट स्टेप में के अंदर फिर हम इनपुट करवा रहे हैं जिसके अंदर हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल n के नाम से उसको इनिशियलाइज़ किया गया है और उसकी वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर है। बेटा यहाँ पे मैं एक बात कह दूँ, क्लियर कर दूँ आपकी, कि मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं हर जो फील्ड होता है उसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के अंदर जो प्रोग्रामिंग के अंदर एक बहुत सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, उनके अंदर एक दो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जिनको हम नाम देते हैं इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन। लफ्ज़ डिक्लेयर का मतलब होता है ऐलान करना, और यहाँ पे जो ऐलान करने से मुराद ये है कि हमने एक वेरिएबल को नाम दे दिया है कंप्यूटर साइंस के अंदर। और इनिशियलाइजेशन से मुराद है कि किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर देना, चाहे वो 0 हो, वो होल नंबर्स के अंदर हो, इंटीजर्स के अंदर हो, वो हमारे पास कह लो कि डेसिमल पॉइंट्स के अंदर हो, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, फ्लोटिंग पॉइंट में भी हो सकती है, तो उसको डिक्लेरेशन का नाम देते हैं। यानी कि अगर हमने सिंपल सम लिखा होता तो वो हमारे पास वेरिएबल को डिक्लेयर करने का अमल होता, लेकिन अगर सम इक्वल्स टू 0 है तो ये डिक्लेयर तो हुआ है लेकिन साथ में इनिशियलाइज भी हो गया है कि हमने वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू भी असाइन कर दी है। स्टेप नंबर जो 4th है वहाँ पे फिर इनपुट किया जा रहा है कि n इक्वल्स टू n+1, कि n के अंदर जो n बराबर है n के अंदर एक का इंक्रीमेंट करते जाएं, और उसके बाद फिर एक हमारे पास आउटपुट जनरेट करने का गया है कि सम इक्वल्स टू सम प्लस n, कि जो सम होगी ये भी एक इनपुट ही है हमारे पास, कि सम को सम के अंदर जो n की वैल्यू होगी सम के अंदर ऐड करते जाएं, और ये हमारे पास जो सम वेरिएबल होगा उसको दोबारा से उसी के अंदर ऐड उसकी वैल्यू असाइन कर दी जाए। अब उसने कहा कि यहाँ पे फर्दर एक कंडीशन अप्लाई की गई कि n इक्वल्स टू 50, कि जब तक n की वैल्यू 50 के बराबर नहीं होगी ये स्टेप रिपीट होता रहेगा। यानी कि अगर जिस तरह यहाँ पे n की वैल्यू सबसे पहले क्या 0 होगी, तो आगे फिर हमारे पास जब अगले स्टेप में आएंगे तो n के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब 0 + 1
1 हो जाएगा। तो कंडीशन जब हमारे पास सम होगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस n। अब पहले सम की वैल्यू क्या थी 0, अब n की वैल्यू चेंज हो के 1 हो गई, तो 0 + 1 इक्वल्स टू 1, तो सम की वैल्यू भी चेंज हो गई है। अब हमारे पास जो n इक्वल्स टू 50, तो हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो जो हमारे पास कंट्रोल होगा वो दोबारा से फिर जो हमारा थर्ड इनपुट है उस पर चला जाएगा, n इक्वल्स टू n+1। अब n की वैल्यू क्या थी, चेंज होके 1 हो गई थी। अब 1 के अंदर 1 को ऐड किया तो आंसर क्या हो गया, n की वैल्यू 2 होगी। अब सम इक्वल्स टू सम प्लस n। अब सम की वैल्यू 1 थी, 1 है, और n की वैल्यू हमारे पास क्या 2 है, तो 1 + 2 इक्वल्स टू 3। तो सम की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, चेंज होके 3 होगी। अब कंडीशन हमने देखा कि n इक्वल्स टू 50, तो n की वैल्यू तो 2 है, तो वो 50 के बराबर नहीं है, तो फिर वो इंक्रीमेंट जो स्टेटमेंट है उस पर जाएगी। इस तरह ये पूरा का पूरा अमल चलता रहेगा जब तक कि हमारे पास n की वैल्यू 50 नहीं हो जाती। जब n की वैल्यू 50 के बराबर हो जाएगी तो हमारे पास जो कंडीशन होगी वो येस हो जाएगी, और जो हमारे पास कह लें कि हमारे पास जो कंट्रोल होगा वो अगली स्टेटमेंट पे आ जाएगा, वो होगा प्रिंट सम, कि सम को आप उसको प्रिंट करवा दें और उसके बाद एंड हो जाएगा इस फ्लो चार्ट का। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई इशू हो तो इस ईमेल एड्रेस पे आप मेरे साथ रब्ता करें। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी।